नमस्कार साथियों, आइए पूरा पाषाण काल के नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और आशा करता हूँ आप लोग ठीक ठाक से होंगे और मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। अगर मेरे वीडियो पे आप नए हैं तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो को देख करके इतिहास के इस क्लास को समझ सकते हैं। और अगर मेरे वीडियो पे आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको तो मालूम ही होगा। तो जो नए हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से आते मिलता जाए और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको होते जाए और पढ़ाई जारी रहे। तो इसी क्रम में आइए हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल के मुख्य औजार कौन कौन से हैं और वो किस तरह के डिजाइन में हैं। वो डिजाइन से हम उसके कंसेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पूरा पाषाण काल पार्ट 3 है, पार्ट 3। तो इसमें ये 3 हिस्से हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, इसके पहले वाले क्लास में आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो थोड़ा पीछे जा कर के देख लें और इसे हम समझें। तो पूरा पाषाण काल में पहला जो चरण है वो निम्न पूरा पाषाण काल का है, फिर मध्य पूरा पाषाण काल का, उच्च पूरा पाषाण काल का। तो निम्न पूरा पाषाण काल का जो औजार है, देखिए औजार कहने से आप हड़बड़ाइएगा नहीं, या उपकरण कहने से। औजार, उपकरण या टूल्स उस तरह के पुरातात्विक स्रोत को कहा जाता है जो स्टोन का या हड्डी का या सींग का या जीवाश्म, पशु जीवाश्म का मनुष्यों द्वारा प्रयोग किया जाता था। तो आर्कियोलॉजी में उसे औजार, उपकरण या टूल्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसलिए इसमें आपको किसी प्रकार का अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए, या मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। औजार, उपकरण या टूल्स कहते हैं तो बात एक ही है, बात हो रही है उसी दौर के कोई औजार का। तो इसमें एक है बटिकास्म, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में पेवल कहते हैं। दूसरा है हस्त कुठार जिसे हैंडेक्स कहते हैं, और तीसरा है चॉपर जिसे जो है खंडक कहते हैं, ठीक है। तो बटिकास्म क्या है, मैंने कांग्लोमेरेट टेक्निक से आपको बताया था कि नदियों से आया था। तो इसका जो डिजाइन होता है, मान लीजिए एकदम ऐसे गोल पत्थर है, ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे नदियों के तलहटियों में ऐसे इस तरह का जो गोल पत्थर है, इस तरह से ये बहुत मतलब बड़े पत्थर जब लुढ़क करके पहाड़ों से नीचे नदी घाटियों में आए तो इस तरह से घिसते घिसते टूटते टूटते इस तरह से कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई अति लंबा और गोल, इस तरह के अलग भिन्न भिन्न डिजाइन में हो गए। इसको जो है बटिकास्म कहते हैं, बटिकास्म कहते हैं, पेवल अंग्रेजी में, पेवल, ठीक है। तो आरंभिक मानव जो पूरा पाषाण का था वो इस नदियों से या नदी घाटियों से या तलहटियों से जहाँ भी इस पत्थर का उपयोग हुआ उसको अपने औजार के रूप में उपयोग किया। फिर इसमें उसने फोड़ फाड़ भी किया बाद में, लेकिन वो अगले दौर में आता है। तो बटिकास्म आपको समझ में आ गया ये चित्र से। ये छोटा बड़ा साइज कुछ भी हो सकता है। तो ये बातें आप समझ में आ गई, इसे मिटा करके अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये हैंडेक्स क्या है? हैंडेक्स जो है कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी कोई बेंट लगा हुआ, बेंट मतलब उसमें कोई इस तरह का आज के जो लोहा के कुल्हाड़ी काटने के लिए होता है ना, इस तरह का नहीं है। ये हैंडेक्स है, इस तरह से मान के चलिए कि ऐसे है, और ये ऐसे, इसको ऐसे डिजाइन आप बना दीजिए। तो ये क्या है कि ये हैंडेक्स है, तो ऊपर से जो है क्या है, उसको ऊपर वाला डिजाइन थोड़ा सा और पतला करिए, और पतला करिए, मतलब थोड़ा इसको पकड़ने के लिए हो जाए। तो मान लिया इसे पकड़ सकता है और ये वाला हिस्से से वो चोट कर सकता है पकड़ के, या फिर इसका इस तरह से ऐसे रूप हो सकता है, इसको ऐसे पकड़ सकता है और ये वाला हिस्से से चोट कर सकता है। तो इस तरह का जो औजार मिल रहा है, इस तरह का जो पत्थर मिल रहा है, हस्त कुठार हुआ, हस्त मतलब हाथ से ऐसे पकड़ा और ऐसे ऐसे चोट किया, तो ये हैंडेक्स कहलाता है। बाद में आप आगे वाले कक्षा में देखेंगे कि इस तरह का हैंडेक्स यानी इस तरह की जो संस्कृति है वो मद्रास में, पलवरम और अतिरमपक्कम में पाया जाता है, जिसको मद्रासीय संस्कृति कहते हैं या हस्त कुठारीय संस्कृति कहते हैं। आई बटिकास्म
और चौपर ये जो है सोहन की संस्कृति है, जो सोहन एक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी उत्तर पश्चिम में, तो वहाँ ये चौपर और बटिकास्म मिला। ये जो पूर्व में पहले बटिकास्म मैंने बताया, तो आपने ये हैंडेक्स समझ गया। अब ये चौपर क्या है? चौपर यही हैंडेक्स का ही एक मतलब थोड़ा सा परिवर्तित रूप है। चौपर का मतलब इस तरह से ऐसे थोड़ा सा टूटा हुआ चौपर, इसको जो है कहा है कि इसको पकड़ करके वो कोई कूटने, जैसे मांस मान लिया कि वो पशुओं का मतलब खा रहा है तो टूट नहीं रहा है, तो उसको ऐसे कुचने वाला, उसको कुच करके तोड़ने वाला जो चीज़ है वो चौपर है। इसको खंडक भी बोलते हैं, ठीक है, खंडक। तो आप ये समझ में आ गए, इस तरह से कुछ औजार है और ये छोटे बड़े हो सकते हैं साइज में, लेकिन निम्न पुरापाषाण यानी लोअर पैलियोलिथिक का जितना भी औजार है वो सब बड़े बड़े औजार है, बड़े बड़े पत्थर से बना हुआ है। इसके तुलना में यहाँ पे औजार थोड़ा छोटे हो जाते हैं, यहाँ और छोटे हो जाते हैं। मेसोलिथिक में तो आप मेसोलिथ का में तो मतलब छोटे पत्थर का औजार बनने लगते हैं, जिसको माइक्रोलिथ कहते हैं। तो ये साइज कमते चला जाता है जैसे जैसे दौर आगे बढ़ता है। तो ये आप ये तीनों समझ गए कि ये बटिकास्म कहाँ से आया? नदियों से घिसटते हुए पीटते हुए, जो पहाड़ से जो पत्थर टूटा था वो, और हस्तकुठार उसी को या उस पत्थर को बनाया, और ये चौपर उसी को आया। इसमें ज़्यादातर जो है क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये तो जारी रहे ही, ये आगे वाले चरण में जारी रहे, मतलब इस चरण में जब हम प्रवेश करते हैं तो जारी रहे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है पूर्व वाला औजार जारी, यानी ये तीनों जारी। अब यहाँ फ्लैग यानी फ्लैग और कोर, ये दो औजार, और क्लीवर और डिस्क्वायर्ड ये दो, और ये चार जो औजार है। ये फ्लैग क्या है? तो देखिए एक बड़ा सा ऐसे पत्थर है, ओके, ये मान के चलिए हमें नदी घाटी से मिला, हम मान के चलिए उस पूरा दौर का मानव है, पूरा पाषाण काल का मानव है। और किस दौर का है? मध्य पूरा पाषाण काल का मैं मानव हूँ, मुझे एक मिला। अब क्या किए, इस औजार पे हम चोट किए तो ये जो है औजार इस तरह से ऐसे टूट करके ये छोटा हो जा रहा है। मान लिया इस पे ऊपर से चोट किए तो इसी को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है ना, इसको तोड़ रहे हैं। इसको कोई दूसरा पत्थर से हम इस पर चोट कर रहे हैं, इधर से आघात कर रहे हैं बार बार दूसरा पत्थर से, तो ये टूट करके अगले हिस्से में, मतलब ये वाला जो हिस्सा हुआ ये टूटा ना, अब फिर कोर रह गया ये वाला हिस्सा। ये आपको समझ में आ रही है? अभी एक हिस्सा ही हो गया, दूसरा ही हो गया, और ये वाला हिस्सा आ गया, ये टूट करके आ गया। अब तीनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया। आप समझ गए? तो ये जो है पहले हमें बटिकास्म मिला था, या इस तरह से कोई ऐसा पत्थर मिला था जिसपे हमने आघात किया, चोट किया, ये चोट किया, आघात करके इसको तोड़ा। तो ये जब तोड़ा तो ये टूट करके जो एक हिस्सा हुआ इसको फ्लैग कहते हैं, फ्लैग। इसको फलक, ये वो फलक निकला ना टूट करके, ये वाला में से टूट करके ये वाला हिस्सा निकला ना, इसको फलक कहते हैं, एक हिस्सा। ये भी फलक हो गया, यानी फलक हो गया ये दूसरा हिस्सा। अब ये दोनों मेरा औजार के काबिल है, अगर काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इस पे चोट करेंगे। ये जो बच गया ये कोर हो गया। कोर मतलब बीच वाला भाग, बीच वाला भाग बचा ना, तो ये बीच वाला जो ये भाग बच गया ये कोर हो गया। तो यही फ्लैग, ये फ्लैग औजार बन गया। मतलब एक पत्थर से तोड़ के जो साइड निकल गया उसको हम उपयोग किए जब औजार में, तो वो फ्लैग कहलाया, ये भी फ्लैग कहलाया। और बीच वाला जो बन गया वो कोर हो गया। फिर कोर पर भी अगर चोट करेंगे तो फिर उससे फ्लैग निकलेगा, और फिर उससे कई फ्लैग निकलेगा, तो फ्लैग का उपयोग कर लेंगे औजार में, फिर कोर बच जाएगा। कोर अगर औजार के लिए उपयोग हो गया तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर वैसे करेंगे। तो ये फ्लैग और कोर जो है औजार बना ये एक पत्थर पर चोट करने से। ये समझ रहे हैं कि कितना बुद्धिमान मानव है, बुद्धि इसमें है, मतलब विकसित है। तो ये है, तो यह फ्लैग एंड कोर इसी के नाम पर फ्लैग एंड ऑन फ्लैग टेक्निक है, यानी फ्लैग पर फ्लैग, मतलब ये जो है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप ऑन स्टेप टेक्नोलॉजी जब इसका डेवलप हुआ कि स्टेप बाय स्टेप, एक बार में तो टूटा नहीं, तो हो सकता है कोई एक ही बार में टूट जाए, कोई 10 बार में टूटे, कोई 50 बार में टूटे, लेकिन तोड़ रहा है। तो आप बात को समझ गए होंगे। तो ये हुआ फ्लैग, फ्लैग आई कोर। तो फ्लैग और कोर आपको समझ में आ गया। अब क्लीवर है,
इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्लीवर, मान लिया कि ये जो फ्लैग हमने ऐसे तोड़ा था, ये वो निकला, तो ये फ्लैग जो तोड़ा था तो इसको क्या किया कि इसके किनारे को इस तरह से ऐसे ऐसे तोड़ दिया। इसको किनारे को क्या किया, नुकीला कर दिया, किनारे को शार्प कर दिया। तो जब ये किनारे को शार्प कर दिया तो इस तरह से ऐसे जो डिजाइन बना, इस तरह से आप देख रहे हैं, ये ऐसे पकड़ने वाला है बीच में, तो ये नुकीला करके बीच में बना, तो ये इसको तोड़ करके क्या किया, शार्प कर दिया, मतलब किनारे किनारे वैसी फ्लैकिंग करते चला गया। तो ये जो बन गया वो क्लीवर बन गया। क्लीवर, क्लीवर ये क्या हुआ, उसको खुरचने में, कोई चीज को उसको खुरचने में मदद करने लगा। तो आप यहाँ पे क्लीवर आप समझ गए, एक क्लीवर टेक्नोलॉजी, यानी क्लीवर जैसा उपकरण आप ऐसे बनाया, वो फ्लैग से बनाया। चाहे और कोई पत्थर को फ्लैकिंग प्रक्रिया से बना सकता है, उसको तोड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि फ्लैके से बनाए। तो आपको क्लीवर समझ में आ गया। डिस्क्वायड क्या है, डिस्क्वायड आपने डिस्क गेम देखा होगा, जो ऐसे डिस्क फेंकने वाला जो गेम होता है, डिस्क। तो एक तरह का ऐसे जो एक पत्थर मिला, तो इसको तोड़ करके किनारे से और अपने सुविधा के अनुसार से एक डिस्क टाइप का बनाया। मतलब एक गोलाकार है ना, गोलाकार, पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि ये गोलाकार है। तो ये डिस्क्वायड टाइप का है, इससे वो कूचने पीटने का काम किया। ये एक डिस्क्वायड इसका एक उपकरण बन गया। तो पहले वाला उपकरण ये तीनों जारी, उसके बाद इसमें एक कोर और फ्लैग आपको पता चल गया, उसके बाद क्लीवर पता चल गया, उसके बाद डिस्क्वायड आपको पता चल गया। ये डिस्क्वायड हो गया, यानी गोलाकार, इसी को डिस्क्वायड, डिस्क्वायड कहते हैं। तो अब ये खत्म, यानी ये मध्य पूरा पाषाण काल में ये प्रगति हो रहा है। फिर अब आगे आ जाइए इसमें, यानी पूरा पाषाण काल वाला औजार जो है ये मध्य पूरा पाषाण काल में जारी, और पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल के बाद ये जो उच्च पूरा पाषाण काल आ रहा है, वहाँ स्क्रैपर और ब्यूरीन आ रहा है। तो स्क्रैपर और ब्यूरीन जब आ रहा है, तो आप स्क्रैपर के बारे में आपको हम बता देते हैं कि स्क्रैपर, जैसे मान के चलिए एक इस तरह से कोर, ऐसे इस तरह का कोई औजार मिला, एक पत्थर मिला, उसको तोड़ करके, तो इस तरह से ये जो हिस्सा हुआ वो धारदार हो गया। आप समझ रहे हैं, ये हिस्सा जो है उसका धारदार हो गया। और इधर हाथ से पकड़ने वाला, हाथ से पकड़ने वाला हिस्सा, ये हाथ से पकड़ने, ये खुरचने वाला, खुरचने वाला, ये धारदार रहेगा तब ना खुरचिएगा। तो ऐसे इधर हाथ से पकड़ लिया, ऐसे ऐसे खुरच दिया, तो एक खुरचनी भी इसको कहते हैं स्क्रैपर, स्क्रैपर यानी खुरचनी, खुरचनी हिंदी में खुरचनी। तो यहाँ स्क्रैपर यानी खुरचनी आया, कि मतलब मान लिया कि चमड़ा जो था उस पर मांस जमा हुआ था, पशु का जो चमड़ा, तो उसको ऐसे ऐसे खुरच करके, और वो अपना चमड़ा का उपयोग अपने वस्त्र या किसी भी रूप में किया होगा, जैसा भी किया होगा। तो ये हाथ से पकड़ करके खुरचने वाला औजार बनाया, इसको खुरचनी कहा गया, जिसको अंग्रेजी में स्क्रैपर कहते हैं। ये ब्यूरीन, अब ब्यूरीन आप समझिए, ब्यूरीन आप ऐसे समझ लीजिए, ये जो है एक डिजाइन हम बना रहे हैं, आपने देखा होगा कारपेंटर को, और यहाँ पे कुछ ब्लेड टाइप का ऐसा लगा होता है, ठीक है। तो ये ब्यूरीन जो है, वो ब्यूरीन जब बनाया, तो ये ब्यूरीन क्या है, ब्यूरीन का मतलब रंदा होता है। मतलब मान लिया वो खाल अगर पशु का उसके पास आया, तो उस खाल को खुरचने के लिए, मतलब उस पे मांस है, उस पे बाल है, केस है, मतलब हेयर, तो उसको खुरचने के लिए इस तरह से वो रंदा नामक औजार बनाया। और वो पत्थर से इस तरह से तोड़ तोड़ के बनाया, मतलब कोई जरूरी नहीं कि इतना लंबा हो, लेकिन इस टाइप का कुछ ऐसा चीज उसने बनाया। तो इसको तछनी कहते हैं या ब्यूरीन कहते हैं, ब्यूरीन या तछनी। तच्छन कला एगो होता है, आप वैदिक काल में
पढ़िएगा। तक्षण कला को ही काष्ठ कला कहते हैं, यानी लकड़ी से सामान बनाने वाला को तक्षण कला कहते हैं। तो ये ब्यूरीन ये बनाया जिसको रंदा कहते हैं, यानी इसके माध्यम से वो रगड़ करके उसे रंद करके उसे स्मूथ किया और अपने काम के लायक बनाया। अब चाहे वो उसका पत्थर हो, चाहे वो उसका चमड़े का खाल हो, चाहे आप केव पेंटिंग अगर भीमबेटका के देख रहे हैं तो केव मतलब वो गुफा में इस तरह से अगर गुफा है तो ऐसे ऐसे खुरदरा है, तो ये ब्यूरीन के माध्यम से इस तरह से ऐसे रगड़ करके वो काफ़ी स्मूथ बना दिया। चाहे ऐसे एक प्लेन एरिया है, बाल है, आइए ऐसे ऐसे खुरदरा है, तो इसको इस तरह से ऐसे ऐसे रगड़ करके बनाया और उस पर अपना चित्र बनाया। तो यानी पेंटिंग करने में इसका सहयोग लिया। खाल को साफ करके, मांस उस पर जो बैठा हुआ है उसको साफ करके उसको पहनने में या कुछ ऐसा वस्त्र बनाने में उपयोग किया, तो ये ब्यूरीन ही है। तो अब आप डिजाइन से समझ गए होंगे कि इस दौर यानी पूरा पाषाण काल के तीनों चरण में जो जो औजार बना उसका डिजाइन कैसा है और एक किस तरह से बना। और इसको अगर विशेष जानकारी है तो आप इंटरनेट पे जा कर के सर्च कर सकते हैं, गूगल पे उसको देख कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा संभव है, मतलब मेरे ओर से संभव है, मैंने आपको इस तरह से समझाने का आपको प्रयास किया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, आप मेरी बात को समझ गए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। और इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहें और मेरे क्लास को देखते रहें और इस क्लास से आप लाभ उठाते रहें और इसे शेयर करते रहें। कमेंट करें तब हमें पता चलेगा कि आप किस तरह का वीडियो चाह रहे हैं और आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरे चैनल को। और इसी के साथ फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले क्लास में। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।